प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ एवं परिभाषा। क्या बेटा? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ एवं परिभाषा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्या अर्थ है, इसको समझे उससे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि राजनीति ही किसे कहते हैं, मतलब राजनीति का क्या अर्थ है। इसलिए बेटा आज मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ ना बतलाकर केवल राजनीति को समझाऊंगा कि राजनीति का क्या अर्थ है, राजनीति के विद्वानों ने क्या परिभाषाएं दी है। क्योंकि जब तक हम राजनीति के अर्थ को नहीं समझेंगे तब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नहीं समझ सकते। और इन दोनों में अंतर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि राजनीति मतलब राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति एक जैसी होती है। क्यों? क्योंकि वास्तव में राजनीति का जो मूल निचोड़ होता है वो शक्ति के लिए संघर्ष होता है। तो शक्ति के लिए संघर्ष राष्ट्रीय राजनीति में भी होता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी होता है। इसलिए चूंकि राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति एक जैसी होती है तो इस कारण हमें राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अलग अलग रूप में समझना निहायत जरूरी है। इसलिए मैं मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को आज के लेक्चर में, आज की वीडियो क्लास में केवल राजनीति के बारे में समझाऊंगा कि राजनीति का क्या अर्थ है और इसकी क्या परिभाषाएं हैं। और जब आप राजनीति का अर्थ समझ जाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने में कोई परेशानी नहीं आएगी। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, ये बात आपको ध्यान रखना है कि आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अर्थ के अंतर्गत केवल राजनीति शब्द का अर्थ बताएंगे। कल का जो लेक्चर होगा उसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ समझाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करता हूं उसकी जानकारी सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें, जैसा कि कुछ विद्यार्थी लगातार मुझसे कह रहे थे कि सर आप जल्दी कीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पेपर को समझाइएगा, तो बेटा मैंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पेपर शुरू कर दिया है जिसमें आज हम इसकी दूसरी क्लास ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अब सबसे पहले हम सैद्धांतिक पक्ष समझाएंगे, उसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का व्यवहारिक पक्ष लेंगे जिसे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी कहा जाता है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में सभी प्रकार के संबंधों का अध्ययन किया जाता है जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में केवल राजनीतिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखिएगा। हालांकि आगे चल करके मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध इनके अंतर्गत क्या अंतर है ये बात ही मैं समझाऊंगा, परंतु आज तो हम केवल राजनीति शब्द को ही समझेंगे। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर ये मैंने एक ऐसा डायग्राम आपके लिए बना रखा है। इस डायग्राम के माध्यम से आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष को, संपूर्ण सैद्धांतिक पक्ष को आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए मैंने पिछले क्लास के अंतर्गत भी ये डायग्राम आपको बताया था। अब चूंकि इसकी आज भी आवश्यकता है, आज भी आवश्यकता है किस लिए? क्योंकि हमें राजनीति के अर्थ को समझना है और राजनीति के अर्थ को समझना है तो यहाँ पर वास्तविक रूप में मैंने लिखा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। जब राजनीति समझ जाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि राजनीति का अर्थ क्या है। वैसे तो बेटा मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि राजनीति का ना तो स्पर्श किया जा सकता है, राजनीति को ना सूंघा जा सकता है। फिर ऐसी स्थिति में राजनीति का एक निश्चित अर्थ कैसे बताया जा सकता है? वास्तव में एक सामान्य सी रूप में हम कह सकते हैं कि जहां कहीं भी मानव समुदाय में सावचेत रूप में, सावचेत का मतलब होता है सोच समझकर, विवेक संगत तरीके से बुद्धि का प्रयोग करते हुए, जहां कहीं भी समुदाय में सावचेत रूप में सोच समझकर निर्णय लिया जाता है वास्तव में वही एक प्रकार से राजनीति कहलाता है। मैं दूसरे शब्दों में कहना चाह रहा हूं कि वास्तविक रूप में दो व्यक्तियों, चूंकि राजनीति के लिए दो पक्षों का होना जरूरी है, दो व्यक्तियों, दो समूहों, दो दलों, दो राष्ट्रों के बीच में जो निर्णयात्मक अंतःक्रिया होती है उसे राजनीति कहा जाता है। जब दो समूहों के बीच में निर्णयात्मक अंतःक्रिया होती है, शक्ति के लिए संघर्ष होता है तो उसे राष्ट्रीय राजनीति कहा जाता है। पर जब दो राष्ट्रों के बीच में
निर्णयात्मक अंतःक्रिया होती है, दो राष्ट्रों के बीच में शक्ति के लिए संघर्ष होता है, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहा जाता है। जब दो परिवारों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में निर्णयात्मक अंतःक्रिया होती है, शक्ति के लिए संघर्ष होता है, तो उसे घरेलू राजनीति कहा जाता है। अब यदि हम हांस जे मार्गेनथाउ की बात करते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जाने माने विद्वान है, उन्होंने कितना अच्छा लिखा है, क्या बेटा नोट करेंगे। मैं अभी राजनीति शब्द की शुरुआत नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी पृष्ठभूमि तैयार करूं। यहाँ बेटा यस, जितेंद्र, संजय, बेटा यस, रवीना, नोट कीजिएगा क्या कि मार्गेनथाउ कह रहे हैं कि प्रत्येक प्रकार की राजनीति, बेटा देखिएगा यहाँ पर, चूंकि राजनीति के भी अनेकों स्तर होते हैं, अनेकों प्रकार होते हैं, जैसे घरेलू राजनीति है, राष्ट्रीय राजनीति है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। तो हांस जे मार्गेनथाउ कह रहे हैं कि प्रत्येक प्रकार की राजनीति, चाहे वह घरेलू राजनीति हो, चाहे वह राष्ट्रीय राजनीति हो, चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, शक्ति के लिए संघर्ष है। तो इसका सीधा सा भावार्थ होगा कि राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। और बेटा शक्ति किसे कहते हैं? जब एक व्यक्ति या एक समूह या एक देश दूसरे व्यक्ति, दूसरे समूह, दूसरे देश से अपनी इच्छा अनुसार कोई कार्य करा लेता है, तो वह कार्य कराने की जो क्षमता होती है, वह क्षमता ही शक्ति कहलाती है। यस बेटा, क्योंकि शक्ति का अर्थ भी समझना जरूरी है। यहाँ जब बार बार मैं कहूंगा कि शक्ति के लिए संघर्ष, तो आप कह सकते हैं कि सर हम ये नहीं जानते कि शक्ति किसे कहते हैं। तो मैं एक साधारण से उदाहरण देकर के समझा रहा हूँ। ये हमारा लेक्चर काफी लंबा होगा, लेकिन इसको आप समझिएगा, समझ जाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैं एक शक्ति शब्द का अर्थ यहाँ बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो ये समझे कि शक्ति किसे कहते हैं। मैं एक सामान्य से उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे एक अ नामक व्यक्ति और ब नामक व्यक्ति है, या एक अ नामक समूह, ब नामक समूह, या एक अ नामक देश, ब नामक देश। अगर हम राष्ट्र की बात करते हो तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चली जाएगी। क्योंकि अब हमें तो राजनीति को समझना है, तो हम कहेंगे कि अ नामक समूह, ब नामक समूह। जब अ नामक समूह ब नामक समूह को क्या, जब अ नामक समूह ब नामक समूह को अपने नियंत्रण में ले लेता है, या अ नामक समूह ब नामक समूह से अपनी इच्छा अनुसार कोई कार्य करा लेता है, तो वह कार्य कराने की जो क्षमता अ नामक समूह के पास में है, वो क्षमता ही शक्ति कहलाती है। तो वास्तविक रूप में राजनीति का सीधा साधा अर्थ यह है कि चाहे व्यक्ति हो, चाहे समूह हो, सभी अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, सभी अपने हितों और मूल्यों की प्राप्ति करना चाहते हैं। और हितों और मूल्यों की प्राप्ति के लिए जो संघर्ष होता है, वह संघर्ष ही एक प्रकार से शक्ति के लिए संघर्ष है, और यही राजनीति कहलाता है। इसलिए सामान्य से शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि दो व्यक्तियों, दो समूहों के बीच में जो निर्णयात्मक अंतःक्रिया होती है, वह ही राजनीति कहलाती है। मतलब सावचेत रूप में सोच समझकर जब निर्णय लिया जाता है, तो वह राजनीति कहलाती है। क्योंकि इसके लिए दो पक्ष जरूरी है, और दो पक्षों में हितों और मूल्यों को लेकर के टकराव होता है, और हितों और मूल्यों को लेकर के टकराव होता है, तो निश्चित रूप में एक समूह या एक व्यक्ति या एक देश अपनी बात मनवा ही लेता है। उसके पास क्षमता है, अब वो क्षमता चाहे सैनिक हो, या फिर जो है आर्थिक हो, या विचारधारा की क्षमता हो, लेकिन अपनी बात यदि एक पक्ष मनवा लेता है, तो जिस पक्ष के द्वारा अपनी बात मनवाई जाती है, वह शक्तिशाली है। तो वास्तव में राजनीति का सीधा सा अर्थ होता है शक्ति के लिए संघर्ष। यस, मैंने पहले बता दिया कि प्रत्येक प्रकार की राजनीति, चाहे वह घरेलू राजनीति हो, चाहे राष्ट्रीय राजनीति हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, केवल शक्ति के लिए संघर्ष है। और शक्ति किसे कहा जाता है? मैंने आपको बता दिया है कि जब एक व्यक्ति, एक समूह, एक देश, दूसरे व्यक्ति, दूसरे समूह, दूसरे देश से अपनी इच्छा अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों से कार्य करा लेता है, तो वह कार्य कराने की जो योग्यता या क्षमता एक समूह के पास में होती है, वह क्षमता ही शक्ति कहलाती है। यस बेटा, बाकी मैंने शक्ति के ऊपर अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी में। ठीक है बेटा, अब शुरुआत करते हैं। आखिर राजनीति का क्या अर्थ है? देखो, अब चूंकि हमें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना है, इसलिए राजनीति शब्द को मैं बहुत ज्यादा इस रूप में नहीं समझाना चाहता हूं कि इसको हम प्राचीन समय से शुरू करें। इसके लिए तो मैं अलग से
वीडियो अपलोड करूंगा। यहां तक केवल हमें चूंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पेपर को समझना है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक अर्थ में बताऊंगा। तो चलिए बेटा, अब सबसे पहले जैसे ये डायग्राम मैंने बनाया है, इसको हम बताएंगे लास्ट में। सबसे पहले तो आप ये समझेंगे कि राजनीति क्या है, और जब राजनीति समझ जाएंगे तो इसके बाद में इधर आ जाएंगे हम कि फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है। राजनीति को समझते ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थ हमारी समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम मैंने बना रखा है, इस डायग्राम से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, मगर ये डायग्राम बाद में समझाऊंगा। पहले आप ये देखेंगे कि राजनीति क्या है। बेटा देखिएगा, यहाँ राजनीति का अर्थ है, अब विद्वानों की परिभाषाओं के अनुसार ले रहे हैं। सामान्य स्वरूप में यदि देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि भाई दो व्यक्तियों के बीच में है, दो समूहों के बीच में जो निर्णयात्मक अंतःक्रिया होती है, जो निर्णयात्मक अंतःक्रिया होती है, उसे ही राजनीति कहा जाता है। इसका सीधा सा भावार्थ ये। हाँ, हालांकि हम ये कह सकते हैं कि राजनीति के उतने ही अर्थ होते हैं जितने कि इस धरा पर लोग हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण अलग अलग होता है, और जब प्रत्येक व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण अलग अलग है तो जितने दृष्टिकोण हैं उतने ही राजनीति के अर्थ हैं। तो राजनीति का कोई निश्चित अर्थ नहीं हो सकता, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यस बेटा, सबसे पहले रॉबर्ट के द्वारा अपनी परिभाषा दी गई है किसकी, कि भाई राजनीति किसे कहते हैं। तो देखो रॉबर्ट क्या कह रहे हैं कि मानव समुदायों के ऊपर शासन करने की कला को ही राजनीति कहते हैं। बेटा देखिएगा, रॉबर्ट कह रहे हैं कि मानव समुदायों के ऊपर शासन करने की कला को ही राजनीति कहते हैं। मानव समुदायों के ऊपर, मानव ये समूह है ना, मानव समुदाय के ऊपर शासन करने की कला को ही राजनीति कहते हैं। अब यहाँ वास्तविक रूप में शासन करने की कला को ही राजनीति कहते हैं, तो इसके अंतर्गत मानव समुदायों में वास्तविक रूप में इन्होंने परिवार को भी ले लिया, चर्च को भी ले लिया, ट्रेड यूनियन को भी ले लिया है, विभिन्न प्रकार के जो समूह होते हैं उन सबको ले लिया है। मूल बात यहाँ यही है कि मानव समुदाय के ऊपर शासन करने की जो कला होती है, उसे राजनीति कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको समझा ना कि ए नामक व्यक्ति, ए नामक समूह, ए नामक जो है हम कह सकते हैं संगठन, जब वह नामक समूह, वह नामक व्यक्ति, वह नामक देश से अपनी बात मनवा लेता है, उसके व्यवहार को नियंत्रित कर देता है, तो दूसरे के व्यवहार को नियंत्रित करने की जो क्षमता ए नामक समूह के पास में या देश के पास में, व्यक्ति के पास में, तो वह दूसरे के व्यवहार को नियंत्रित करने की जो क्षमता है, वह क्षमता ही शक्ति कहलाती है। यहाँ ये ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में कैटलिन अपनी परिभाषा दे रहे हैं कि राजनीति क्या है। ये कह रहे हैं कि समस्त राजनीति स्वभावतः शक्ति और संघर्ष से संबंधित है। अब देखो बेटा, मतलब कैटलिन यहाँ स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि समस्त राजनीति का मतलब क्या है, चाहे घरेलू राजनीति हो, चाहे राष्ट्रीय राजनीति हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, यस, समस्त राजनीति स्वभाव से ही शक्ति और संघर्ष से संबंधित है। वास्तविक रूप में राजनीति का चाहे कोई भी प्रकार क्यों ना हो, चाहे घरेलू राजनीति हो, चाहे राष्ट्रीय राजनीति हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, वास्तव में ये शक्ति और संघर्ष से संबंधित है। अर्थात ये केवल अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, और जब शक्ति के लिए ये प्रयास करते हैं तो ऐसी स्थिति में हित टकराते हैं, मूल्य टकराते हैं, तो फिर वहां पर क्या होता है, संघर्ष होता है। इसलिए शक्ति और संघर्ष से संबंधित है। मतलब राजनीति का जो मुख्य संबंध होता है वह शक्ति और संघर्ष से होता है। शक्ति क्या है ये मैंने आपको समझा दिया है। तो वास्तविक रूप में देखा जाए तो हम यहाँ होब्स की बात कह सकते हैं। जैसा कि होब्स ने कहा है कि सभी मानव जब तक जीवित रहते हैं तब तक शक्ति की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते रहते हैं, और वो उनकी इच्छा तभी शांत होती है जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो होब्स ने क्या ये बात गलत कही है? होब्स भी इस बात का समर्थन कर रहे हैं। ये वही होब्स है जो कि संवेदवादी या सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिपादक है। वास्तविक रूप में इन्होंने राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया था। और होब्स की सबसे महत्वपूर्ण जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है लेवियाथन, जिसका हिंदी अर्थ होता है विशालकाय महामानव या विशालकाय जल जंतु। ठीक है बेटा, बाकी होब्स के ऊपर मैंने कितनी लेक्चर अपलोड कर दिए, आप पॉलिटिकल थिंकर्स के अंतर्गत देख सकते हैं, मतलब पश्चिमी राजनीतिक विचार के अंतर्गत। अगली परिभाषा है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर कह रहे हैं कि शक्ति के लिए संघर्ष अथवा उन लोगों को प्रभावित करने की कला जिनके हाथों में सत्ता है। मतलब ये राजनीतिक अर्थ बता रहे हैं कि शक्ति के लिए संघर्ष, एक ही बात आ रही है, शक्ति के लिए संघर्ष, मतलब राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। और शक्ति का मतलब क्या है कि एक समूह दूसरे समूह को अपने नियंत्रण में कर लेता है, या एक समूह दूसरे समूह से अपनी बात मनवा लेता है, तो वह बात मनवाने की जो क्षमता उसके पास में है, एक समूह के पास में, वो क्षमता ही शक्ति है। तो यहाँ शक्ति के लिए संघर्ष है। मतलब वास्तव में राजनीति तो शक्ति के लिए संघर्ष है। चाहे दो व्यक्तियों की बात हो, दो समूह की बात हो, या दो राष्ट्रों की बात हो, दो देशों की बात हो, राजनीति केवल शक्ति के लिए संघर्ष है बस। तो शक्ति के लिए संघर्ष अथवा उन लोगों को प्रभावित करने की कला
जिनके हाथों में सत्ता है। वास्तविक रूप में उन लोगों को प्रभावित करने की कला है जिनके हाथों में सत्ता है। मतलब मूल बात यह है कि अपनी बात को मनवाने का प्रयास किया जाता है, अपने हितों के अनुरूप निर्णय लिए जाएं, इस रूप में सरकार को प्रभावित किया जाता है। या फिर मैं ये कहूँगा कि अपने मूल्यों के अनुरूप, अपने हितों के अनुरूप अपनी बात मनवाना, यही एक प्रकार से राजनीति है। अब यहां ध्यान देंगे, मैक्स वेबर ने जो परिभाषा दी है, इस परिभाषा के आधार पर वास्तविक रूप में देखा जाए तो चार बातें स्पष्ट होती हैं, अर्थात मैक्स वेबर चार बातों पर प्रकाश डालता है, या मैक्स वेबर की जो परिभाषा है वो चार बातों पर प्रकाश डालती है। नंबर एक, अब समझो इसको, नंबर एक, शक्ति के साथ घनिष्ठ संबंध। मतलब मैक्स वेबर की इस परिभाषा से स्पष्ट हो रहा है, क्या स्पष्ट हो रहा है कि राजनीति का शक्ति के साथ घनिष्ठ संबंध होता है। मतलब राजनीति का जो निचोड़ है वो शक्ति के लिए संघर्ष है, इसलिए बिना शक्ति की राजनीति रह ही नहीं सकती है। तो शक्ति के साथ इसका घनिष्ठ संबंध होता है, एक बात। दूसरा, समूह लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, जो कि वास्तविक रूप में यहाँ जो विभिन्न प्रकार के समूह होते हैं वो समूह लाभ और सुविधाएं प्राप्त करने या अर्जित करने का प्रयास करते हैं। यहां मैंने बता दिया कि भाई अ नामक समूह ब नामक समूह से अपनी बात मनवाने का प्रयास करेगा, ब नामक समूह अ नामक समूह से अपनी बात मनवाने का प्रयास करेगा। तो सभी समूह प्रयास तो ये कहेंगे कि हमारी बात मानी जाए, इसलिए समूह मतलब विभिन्न समूह लाभ, आप पूरा लिखेंगे यहाँ, विभिन्न समूह लाभ और सुविधाएं प्राप्त या अर्जित करने का प्रयास करेंगे। दूसरा है ये। तीसरा जो बात आती है वो ये आती है कि सत्ता प्राप्ति का संघर्ष, अर्थात वास्तविक रूप में मैक्स वेबर ये कहना चाहते हैं कि इसके अंतर्गत सत्ता प्राप्ति का संघर्ष जारी रहता है, क्योंकि वास्तव में अपनी बात मनवाई तभी जाएगी जबकि ये लोग सत्ता में चले जाएंगे। भाई दो राजनीतिक दलों के बीच में भी तो संघर्ष होता है, तो दो राजनीतिक दलों के बीच में वास्तविक रूप में सत्ता प्राप्ति के लिए तो संघर्ष होता है, और जब जनता उनकी बातों को मान लेती है, जनता जिस दल को पसंद कर लेती है तो सत्ता में चले जाते हैं। सत्ता में चले जाने के बाद में अपनी जो घोषणा पत्र है उस बात को मनवा लिया जाता है। तो कहने का मतलब सत्ता प्राप्ति का संघर्ष चलता रहता है इसमें। और चौथा है राज्य और समुदाय, समुदाय और समुदाय के बीच खींचतान। मतलब मैक्स वेबर यहाँ ये कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में राजनीति के अंतर्गत राज्य और समुदाय में खींचतान होता है, और केवल राज्य और समुदाय में ही खींचतान नहीं होता है बल्कि समुदायों और समुदाय या समुदाय और समुदाय के बीच में भी खींचतान होता है। मतलब विभिन्न समूहों में भी खींचतान होती है और राज्य और समूह में भी खींचतान होती है। ठीक है बेटा, तो यहां पर मैक्स वेबर वास्तव में ये जो परिभाषा दी है राजनीति की, इसके अंतर्गत चार बातें स्पष्ट करना चाहते हैं कि राजनीति में चारों बातें मौजूद होती हैं। अगली परिभाषा जो दी है वो जानी मानी परिभाषा है और विशेषकर कंपटीशन पूछ रही जाती है, डेविड स्टर्न। ये वही डेविड स्टर्न है जो कि वास्तविक रूप में आधुनिक राजनीति विज्ञान के मुख्य समर्थक हैं, जिन्होंने कि व्यवहारवाद का भी समर्थन किया है और उत्तर व्यवहारवाद का भी समर्थन किया है। स्वयं डेविड स्टर्न ने ही 1969 में अपने अध्यक्षीय भाषण में ये कहा था कि अब हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना ही पड़ेगा। खैर ये बातें काफी लंबी है, चूंकि हमें तो राजनीति के अर्थ को समझना है। तो डेविड स्टर्न ने राजनीति की जो परिभाषा दी है वो कहा है कि मूल्यों के प्राधिकृत विनिधान को ही राज व्यवस्था कहा जाता है, राजनीति कहा जाता है। मतलब डेविड स्टर्न कह रहे हैं कि राजनीति मूल्यों के प्राधिकृत विनिधान को कहते हैं। मूल्यों का मतलब होता है व्यक्ति की जो आकांक्षाएं होती है, प्राधिकृत का मतलब होता है जो बाध्यकारी होते हैं, विनिधान का मतलब होता है निर्णय। मतलब वास्तविक रूप में मूल्यों में व्यक्तियों की आकांक्षाओं में संघर्ष होता है, और जब मूल्यों में भिड़ंत होती है, टकराव होता है, तो ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में जो प्राधिकृत सत्ता होती है उसके द्वारा निर्णय लिया जाता है। तो यहाँ सीधा सा भावार्थ ये होगा कि वास्तविक रूप में उन अंतःक्रियाओं के समुच्चय को, समग्र को, क्या उन अंतःक्रियाओं के समुच्चय को, फिर से बोल रहा हूं, उन अंतःक्रियाओं के समुच्चय को राजनीति कहा जाता है, जिनके द्वारा देश के लिए, समाज के लिए बाध्यकारी निर्णय लिया जाता है, बाध्यकारी निर्णय लिया जाता है। इसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, राजनीतिक दल, दबाव समूह, ये सब आ जाते हैं। क्या व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, दबाव समूह सब सम्मिलित हो जाते हैं। तो इसका मतलब डेविड स्टर्न ने राजनीतिक जो परिभाषा दी है वो बड़ी व्यापक दी है। डेविड स्टर्न राजनीति को एक राजनीतिक व्यवस्था के रूप में लेते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में लेते हैं। अभी इस बारी सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंतर्गत एसएस के अंतर्गत डेविड स्टर्न की परिभाषा पूछी गई थी कि परिभाषा निम्न में से किस विद्वान ने दी है। तो बेटा नोट करेंगे, राजनीति को डेविड स्टर्न मूल्यों के प्राधिकृत विनिधान को मानते हैं। क्या? राजनीति मूल्यों के प्राधिकृत विनिधान को मानते हैं। फिर से बोलो, डेविड स्टर्न राजनीति को मूल्यों के
प्राधिकृत विनिधान से संबोधित करते हैं। इसके बाद में एक विद्वान है ब्रेनन। ब्रेनन ब्रेनन कहते हैं कि राजनीति को संभाव्य की कला कहकर पुकारते हैं। मतलब यहाँ पर जो ब्रेनन है वो राजनीति को संभाव्य, संभावना की कला कहकर पुकारते हैं। ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ ली जाती है। अब इसके बाद में आते हैं, चूंकि विभिन्न प्रकार की जो विचारधाराएं जैसे मार्क्सवादी है, उदारवादी है, अराजकतावादी, तो ये सभी विचारधाराएं जो है राजनीति का अलग अलग अर्थ बताते हैं। बाकी इन सब के ऊपर मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा कि उदारवादियों ने राजनीति क्या परिभाषा दी है, मार्क्सवादियों ने क्या परिभाषा दी है। चूंकि यहाँ पर हमारे ये लक्ष्य नहीं है, हमारा यहाँ लक्ष्य है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना। तो मैंने थोड़ा संकेत जरूर दिया यहाँ कि उदारवादी इसे अर्थात राजनीति को वर्गों या समुदायों के बीच तालमेल का साधन मानते हैं। मतलब जो उदारवादी है वो राजनीति को वर्गों या समुदायों के बीच तालमेल का साधन मानते हैं, जबकि मार्क्सवादी वास्तविक रूप में राजनीति को समुदाय के बीच तालमेल का साधन नहीं मानते, बल्कि उनका तो कहना यह है कि राजनीति अस्तित्व में ही वर्ग संघर्ष के कारण आती है। तो मार्क्सवादी अलग बात कह रहे हैं, उदारवादी अलग बात कह रहे हैं। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब राजनीति की उत्पत्ति इस तथ्य से होती है। अब हमें यहां से शुरुआत करना है कि आखिर राजनीति की उत्पत्ति होती ही क्यों है। भाई यहां मैं मेरे विचार देना चाहता हूं। वास्तव में जब मनुष्य आस्था और विश्वास के सहारे जीवन जीता है तो वहां पर राजनीति नाम मात्र की होती है। लेकिन जैसे ही मनुष्य आस्था और विश्वास के सहारे नहीं बल्कि विवेक के सहारे जीवन जीना शुरू कर देता है तो वैसे वैसे राजनीति का विस्तार होता चला जाता है। आप देख सकते हैं मध्य युग में राजनीति नाम मात्र की थी, क्योंकि वहां मनुष्य आस्था और विश्वास के सहारे जीवन जी रहे थे। और जब मनुष्य आस्था और विश्वास के सहारे जीवन जीता है तो डेफिनेटली वहां पर राजनीति नाम मात्र की होती है। हालांकि इस दुनिया में कोई भी ऐसा समुदाय नहीं है, कोई भी ऐसा युग नहीं है जिसके बारे में आप ये कहें कि वहां पर राजनीति नहीं थी। नहीं, राजनीति तो वास्तव में सभी समूहों की, सभी समुदायों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा होती है। लेकिन कभी ये ज्यादा होती है, कभी ये कम होती है। ज्यादा कब होती है? जब व्यक्ति विवेक के सहारे जीवन जीना शुरू कर देता है, जब व्यक्ति सोच समझकर निर्णय लेना शुरू कर देता है तो वहां पर राजनीति ज्यादा होती है। और जब मनुष्य आस्था और विश्वास के सहारे जीवन जीता है तो वहां पर राजनीति कम होती है। तो चलिए बेटा, राजनीति की उत्पत्ति इस तथ्य से होती है। किस तथ्य से होती है? कि मनुष्य की आवश्यकताएं होती है। मतलब सभी मनुष्यों की कुछ आवश्यकताएं होती है। और जब मनुष्य की आवश्यकताएं होती है तो वास्तव में एक मनुष्य अपनी सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकता तो फिर अन्य लोगों से उसका संपर्क स्थापित होता है। और अन्य लोगों से उसका संपर्क स्थापित होता है तो फिर हितों के आधार पर समुदायों की रचना हो जाती है। मनुष्य की आवश्यकताएं होती है, मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है, ऐसी स्थिति में अन्य मनुष्यों से संपर्क स्थापित होता है। अन्य मनुष्यों से संपर्क स्थापित होता है तो अपने अपने हितों और मूल्यों के आधार पर फिर क्या होता है? समुदाय की रचना हो जाती है। किसकी रचना हो जाती है बेटा? समुदायों की रचना हो जाती है हित के आधार पर। फिर यहां जो मूल बात यह है कि राजनीति की जो उत्पत्ति होती है वास्तव में मनुष्य की आवश्यकताओं और समुदायों की रचना के कारण होती है। उसके बाद में लिखा राजनीति के मुख्यतः दो स्रोत होते हैं। क्या? एक तो यह है कि समूह का अस्तित्व और दूसरा उन समूहों की आपसी प्रतिस्पर्धा। मतलब एक बात तो यह है कि समूह का अस्तित्व जरूरी है। अब मनुष्य है तो मनुष्य की आवश्यकताएं होंगी तो अन्य व्यक्ति संपर्क करना पड़ेगा। अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आएंगे तो हितों के आधार पर समुदायों का निर्माण होगा। तो डेफिनेटली राजनीति के लिए सबसे पहले जरूरी है क्या? कि भाई सबसे पहले समूहों का अस्तित्व। एक समूह होगा, एक संगठन होगा, एक दल होगा तो क्या राजनीति हो सकती है वहां पर? क्योंकि असहमति हो ही नहीं सकती वहां। और राजनीति के लिए असहमति का होना अति आवश्यक है। पूर्ण सहमति होगी तो राजनीति नहीं हो सकती। और असहमति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर वहां पर गृह युद्ध और युद्ध हो जाता है। तो गृह युद्ध होता है, युद्ध होता है तो वहां पर भी राजनीति नहीं हो सकती है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो पहले तो समूह का अस्तित्व हो जरूरी है इसके लिए, और उसके बाद में उन समूह की आपसी प्रतिस्पर्धा हो, अर्थात समूह के अंतर्गत हितों को लेकर के टकराव होना चाहिए, उनमें असहमति होनी चाहिए। असहमति होगी तो ही राजनीति होगी, अन्यथा राजनीति नहीं होगी। अब बेटा आगे बढ़ते हैं हम। बहुत महत्वपूर्ण बात है, राजनीति की तीन अनिवार्यताएं हैं। अर्थात यहां अगर हम राजनीति के अर्थ को समझना चाहते हो तो इसलिए ये निहायत जरूरी है क्या समझना कि राजनीति की तीन अनिवार्यताएं होती हैं। ये तीन अनिवार्यताएं यदि नहीं है तो वो राजनीति वहां पर मौजूद नहीं होगी। नंबर एक, समुदायों का अस्तित्व। अर्थात सबसे पहली अनिवार्यता तो ये है कि भाई समुदायों का होना जरूरी है। क्या बेटा? समुदायों का होना जरूरी है, समूह का होना जरूरी है। अगर समुदाय नहीं होंगे तो फिर राजनीति नहीं हो सकती। तो सबसे पहले तो समुदाय का अस्तित्व। समुदाय का अस्तित्व किसके आधार पर होगा? मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी तो हितों के आधार पर समुदाय का निर्माण होगा। दूसरा है समुदाय के बीच मतभेद। अब समुदाय तो है
समुदाय तो हैं, समूह तो हैं, लेकिन उनमें मान लीजिएगा कोई वाद विवाद ही नहीं होता है, वाद विवाद नहीं होता है, कोई असहमति नहीं है, कोई असहमति ही नहीं है, तो भी राजनीति नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पर संघर्ष ही नहीं होगा। तो इसलिए बेटा समुदायों के बीच में हितों और मूल्यों को लेकर के मतभेद होना चाहिए। देखो समझे बेटा, समुदायों के बीच में मतभेद होना जरूरी है, मतलब हितों और मूल्यों के लेकर के, हितों और मूल्यों को लेकर। अब मान लो राष्ट्रों के बीच में, पूरी दुनिया में जितने भी राष्ट्र राज्य हैं उनमें मतभेद ही नहीं होगा, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अस्तित्व में कैसे आएगी। तो आप देख सकते हैं राष्ट्रीय हितों को लेकर के सभी राष्ट्रों के बीच मतभेद पाया जाता है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अस्तित्व में आती है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय राजनीति अस्तित्व में कब आएगी, जबकि समुदायों के बीच में हित और मूल्यों को लेकर के मतभेद होगा, टकराव होगा। और तीसरी अनिवार्यता है कुछ समुदायों द्वारा अन्य समुदायों के कार्यों को नियंत्रित करने का प्रयत्न। मतलब तीसरी जो अनिवार्यता है वो ये है कि कुछ समुदायों द्वारा अन्य समुदायों के कार्यों को नियंत्रित करने का प्रयत्न। अब चूंकि इसके अंतर्गत जो समूह होते हैं, जो समुदाय होते हैं, वो एक समुदाय दूसरे समुदाय को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। जब ये तीनों अनिवार्यताएं पूरी हो जाती है तो डेफिनेटली वहां पर राजनीति अस्तित्व में होगी, अन्यथा राजनीति अस्तित्व में नहीं होगी। इसके बाद में बेटा मैंने यहाँ निष्कर्ष रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है कि शक्ति प्राप्ति के लिए किया गया संघर्षी राजनीति का मूल है। अब समझे बेटा इसको, शक्ति प्राप्ति के लिए किया गया संघर्षी राजनीति का मूल है, मतलब राजनीति का जो मूल है वो क्या है, शक्ति प्राप्ति के लिए किया गया संघर्ष। और शक्ति किसे कहते हैं, जब एक समूह दूसरे समूह से अपनी इच्छा अनुसार कोई कार्य करा लेता है तो वह कार्य कराने की जो क्षमता उसके पास में है उसे शक्ति कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जब एक समूह दूसरे समूह के व्यवहार को अपने अनुरूप प्रभावित कर लेता है, अपने अनुरूप नियंत्रित कर लेता है, तो उसे ही शक्ति कहा जाता है। तो शक्ति प्राप्ति के लिए किया गया संघर्षी राजनीति का मूल है, मतलब वास्तव में राजनीति में शक्ति प्राप्ति के लिए संघर्ष किया जाता है। शक्ति प्राप्ति का जो प्रयास किया जा रहा है, शक्ति प्राप्ति के लिए संघर्ष किया जा रहा है, शक्ति प्राप्ति के लिए संघर्ष किया जा रहा है, वो ही राजनीति है। अगर दो समूह के बीच में शक्ति प्राप्ति के लिए संघर्ष किया जा रहा है तो वो राजनीति है। और दो राष्ट्रों के बीच में, दो देशों के बीच में शक्ति प्राप्ति के लिए जो संघर्ष किया जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। यस, बस इतना सा तो अंतर है, बाकी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को इस डायग्राम में समझाऊंगा आपको। चलिए बेटा आगे कहते हैं हम कि राजनीति विभिन्न हितों तथा मूल्यों तथा इन हितों और मूल्यों की प्राप्ति के प्रयत्नों का नाम है। अब बेटा देखिएगा, राजनीति विभिन्न हितों तथा मूल्यों तथा इन हितों और मूल्यों की प्राप्ति के प्रयत्नों का नाम है। अब देखो, अ नामक समूह के अपने हित और मूल्य होंगे, ब नामक समूह के अपने हित और मूल्य होंगे, या अ नामक राष्ट्र राज्य के, ब नामक राष्ट्र राज्य के, जैसे भारत और अमेरिका, चीन, सोवियत संघ, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो इनके हित और मूल्य अलग है, इनके हित और मूल्य अलग है। तो इन हितों और मूल्यों की प्राप्ति के प्रयत्न का जो नाम है वो ही क्या है बेटा, राजनीति है। मतलब अ नामक समूह या अ नामक देश अपने हितों और मूल्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा, ब नामक समूह या देश अपने हितों और मूल्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा। और अपने हितों और मूल्यों की प्राप्ति के लिए क्या होगा, यहाँ पर संघर्ष होगा, और सभी अपनी अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण विद्वान आते हैं, लेविस फ्रीमैन कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का प्रयत्न होता है। अब बेटा ध्यान दे, प्रत्येक व्यक्ति का प्रयत्न होता है। अब देखो यहाँ पर जैसे अ नामक समूह, तो अ नामक व्यक्ति भी कर सकते हैं, यहाँ पर अ नामक व्यक्ति, ब नामक व्यक्ति, ठीक है बेटा, है। या यहाँ पर आप अ नामक देश, ब नामक देश, या यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं अ नामक राष्ट्र राज्य, ब नामक राष्ट्र राज्य, ठीक है बेटा, राष्ट्र राज्य। अब ये राष्ट्र राज्यों के बीच में हित और मूल्यों को लेकर के संघर्ष होता है तो इसको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कह देते हैं। बस इतना सा ही तो डिफरेंस है। चलिए बेटा, ये कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का प्रयत्न होता है कि उसके लाभ अधिकाधिक हो तथा हानियां कम से कम हो। अब चाहे एक व्यक्ति हो दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा लाभ प्राप्त करना चाहता है, एक समूह दूसरे समूह से ज़्यादा लाभ प्राप्त करना चाहता है, एक राष्ट्र राज्य हो दूसरे राष्ट्र राज्य से ज़्यादा लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो इन्होंने इसकी परिभाषा दी है। अगला विद्वान है
शेल्डन वोलिन। शेल्डन वोलिन क्या कह रहे हैं कि राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया है या राजनीति को एक ऐसी प्रक्रिया माना है जिसका उद्देश्य दूसरों के साथ ऐसे संबंधों की स्थापना करना है जो हमारे लिए सर्वाधिक लाभकारी सिद्ध हो सके। मतलब दूसरों के साथ इस रूप में संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाता है जिससे कि स्वयं को लाभ प्राप्त हो। अब चाहे वह एक व्यक्ति हो, चाहे वह एक समूह हो, चाहे वह एक राष्ट्र राज्य हो, सभी इस प्रकार का संबंध स्थापित करना चाहते हैं जिससे कि उनको सर्वाधिक लाभ प्राप्त हो। ठीक है बेटा, ये कौन कहते हैं? शेल्डन वोलिन। इसके बाद में अब यहां जो मैंने लिखा है इसको आपको समझना है क्या कि जहां देशद्रोह और गृह युद्ध का आरंभ होता है वहां राजनीति का अंत हो जाता है। अब देखो बेटा, देखो राजनीति के लिए जरूरी है कि दो समूहों के बीच में, दो राष्ट्र राज्यों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में असहमति हो, मतलब हित और मूल्यों को लेकर के उनमें टकराव हो। है अब हित और मूल्यों को लेकर टकराव तो हो, लेकिन वो टकराव चरम सीमा पर पहुंच जाता है और गृह युद्ध हो जाता है तो फिर वास्तव में वहां पर क्या हो जाता है? राजनीति का अंत हो जाता है। क्योंकि राजनीति का सीधा सा अर्थ यही होता है कि अंतिम रूप में कोई न कोई निर्णय लिया जाना। लेकिन जब गृह युद्ध होगा तो इसका मतलब यह है कि निर्णय नहीं लिया गया, अतः राजनीति विफल होगी, राजनीति विश्रांति की स्थिति में चली गई, राजनीति आराम की स्थिति में चली गई। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि जब गृह युद्ध हो जाए या युद्ध हो जाए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो युद्ध हो जाए तो ऐसी स्थिति में यह नहीं कह सकते कि वहां पर राजनीतिक कार्यकलाप नहीं होते। नहीं, राजनीतिक कार्यकलाप फिर भी होते रहते हैं। किस लिए होते रहते हैं? कि चलो भाई कैसे भी प्रयास किया जाए गृह युद्ध समाप्त हो, या दो राष्ट्रों के बीच में युद्ध हो रहा है तो युद्ध समाप्त हो, राजनीतिक कार्यकलाप फिर भी होता है। लेकिन चूंकि जो तनाव होता है वो चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो इसका मतलब ये माना जाता है कि राजनीति विफल रह गई या राजनीति विश्रांति की स्थिति में चलेगी, या वहां पर कोई निर्णय लेने में दोनों पक्ष मतलब जो है सक्षम नहीं हो पाए, दोनों पक्षों के द्वारा कोई उचित निर्णय नहीं लिया गया। निर्णय नहीं लिया गया तो गृह युद्ध हुआ, निर्णय नहीं लिया गया तो दो राष्ट्र राज्यों के बीच में युद्ध हुआ। इसे ही कहते राजनीति विश्रांति की स्थिति में चली जाती है या राजनीति का अंत हो जाता है। लेकिन इसका मतलब यह हरगिज नहीं होगा कि राजनीति का अंत इस रूप में हो जाए कि जब गृह युद्ध हो या देशद्रोह हो तो वहां पर राजनीतिक कार्यकलाप नहीं होते। नहीं, राजनीतिक कार्यकलाप फिर भी होते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद मैंने अंत में आपको समझाने के लिए लिखा है राजनीतिक विशेषताएं। इन सब परिभाषाओं के आधार पर अब ये बात स्पष्ट हो जाती है कि राजनीति शब्दावली को ठीक से समझने के लिए इसकी कुछ विशेषताएं हम समझाएं आपको, और जब विशेषताएं समझ जाएंगे तो राजनीति के अर्थ को अच्छे से समझ जाएंगे। राजनीतिक विशेषताएं इन परिभाषाओं के आधार पर आएंगी। नंबर 1, समूह मुख्य कार्यकर्ताएं, अर्थात जो राजनीति होती है जिसे कि राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं, मतलब सामान्य रूप में राजनीति, जो राजनीति होती है, राजनीति का मुख्य जो कार्यकर्ता होता है वो समूह होता है। देखो बेटा, राजनीति का मुख्य कार्यकर्ता कौन होता है? समूह। समूह मुख्य कार्यकर्ता होता है राजनीति का। जैसे देखो मैंने यहाँ लिख रखा है कि राजनीति में समूह की जो भूमिका होती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वो राष्ट्र राज्यों की भूमिका होती है। इसलिए वास्तव में समूह राजनीति के मुख्य कार्यकर्ता होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य कार्यकर्ता कौन होगा? इधर आइएगा, ये राष्ट्र अथवा राष्ट्र राज्य, मतलब कार्यकर्ता। एक्टर कौन है? अभिनेता कौन है? तो राजनीति का अभिनेता, एक्टर कौन होगा? समूह होगा। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अभिनेता कौन होगा? प्राथमिक अभिनेता राष्ट्र अथवा राष्ट्र राज्य होगा। तो ये डिफरेंस भी आ रहा है यहाँ पर राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। तो पहली विशेषता है कि राजनीति के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो समूह है मुख्य कार्यकर्ता होगा, मतलब यहाँ समूहों के बीच में खींचतान होगी, समूहों के बीच में शक्ति के लिए संघर्ष होगा। दूसरी विशेषता है विरोध का समाधान। वास्तविक रूप में राजनीति के अंतर्गत जो समूह होते हैं उन समूह में हितों और मूल्यों को लेकर के आपस में टकराव होता है, तनाव होता है, और तनाव होता है तो उस विरोध का समाधान किया जाता है। तीसरा है असहमतियां, अर्थात जो समूह होते हैं उन समूह में हितों और मूल्यों को लेकर के असहमति होती है, उनको लेकर के खींचतान होती है, टकराव होता है। चौथी विशेषता है विरोध के समाधान के लिए समूह शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात वास्तविक रूप में चूंकि यहाँ विरोध तो होगा ही होगा समूह में, तो विरोध के समाधान के लिए समूह शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। एक समूह दूसरे समूह के ऊपर नियंत्रण स्थापित तभी कर सकता है जबकि उसके पास शक्ति होगी, इसलिए विरोध के समाधान के लिए समूह शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। चौथा विशेषता। पांचवा है राजनीति में शक्ति साध्य तथा साधन, अर्थात वास्तविक रूप में राजनीति के अंतर्गत जो शक्ति होती है वह शक्ति अपने आप में साधन भी होती है और साध्य भी होती है। क्या बेटा? जो राजनीति में शक्ति होती है, पावर होती है, वह साध्य भी होती है और साधन भी होती है। साधन किस रूप में होता है? कि वास्तविक रूप में अपने हितों की,
अपने हितों की रक्षा के लिए जब शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो यह साधन है, और जब शक्ति वृद्धि का प्रयास किया जाता है लगातार तो वो साध्य बन जाती है। इसलिए राजनीति में जो शक्ति होती है वह साध्य भी होता है और साधन भी होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी शक्ति साध्य भी होता है और साधन भी होता है, ये मैं यहां पर समझाऊंगा आपको। चलिए, इसके बाद में छठा है एक निरंतर बने रहने वाली व्यवस्था। मतलब राजनीति एक निरंतर बने रहने वाली व्यवस्था है, अर्थात राजनीति के अंतर्गत वास्तविक रूप में हितों और मूल्यों को लेकर के नित्य नए तनाव होते रहते हैं, विरोध होता रहता है और उनका समाधान होता रहता है। फिर नए हित और मूल्य आ जाते हैं, उनमें फिर टकराव होता है, फिर उनका समाधान होता रहता है। तो आप कह सकते हैं कि एक निरंतर बने रहने वाली व्यवस्था है। मतलब राजनीति एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है बेटा। और सातवां है शक्ति के लिए संघर्ष, अर्थात वास्तविक रूप में राजनीति के अंतर्गत शक्ति प्राप्ति के लिए लगातार संघर्ष किया जाता है। फिर चाहे ये दो समूह हो या फिर हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो दो राष्ट्र राज्य भी हो सकते हैं। और फिर मैंने लिखा है कि वास्तविक रूप में राजनीतिक संघर्ष का निचोड़ ही शक्ति है, अर्थात राजनीति संघर्ष का निचोड़ ही शक्ति है। फिर से बोल रहा हूं, राजनीतिक संघर्ष का निचोड़ ही शक्ति है। फिर से बोल रहा हूं, राजनीतिक संघर्ष का निचोड़ ही शक्ति है। राजनीतिक संघर्ष का निचोड़ ही शक्ति है। तो बेटा ये हो गया राजनीति का अर्थ, अर्थात राजनीति किसे कहते हैं। आप थोड़ा इधर आइएगा, यहां जो मैंने डायग्राम दिया है आप इस डायग्राम के माध्यम से ये समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किसे कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संपूर्ण सैद्धांतिक पक्ष को इसके आधार पर समझ सकते हैं। जैसे जो विशेषताएं मैंने बताई है, ये राजनीति की बताइए, राष्ट्रीय राजनीति की बताइए, इधर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात आएगी। मैंने यहाँ लिखा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। तो सबसे पहले देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किसे कहते हैं। राष्ट्रों के मध्य संबंधों तथा अंतर क्रियाओं की प्रक्रिया को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहा जाता है। और यहां पर मैंने क्या कहा था, समूहों के बीच, देखो डिफरेंस, राजनीति में क्या बोलेंगे आप, समूहों के मध्य संबंधों तथा अंतर क्रियाओं की प्रक्रिया को राजनीति कहा जाता है, और राष्ट्रों की मध्य संबंधों तथा अंतर क्रियाओं की प्रक्रिया को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहा जाता है। चूंकि राजनीति का मुख्य जो कार्य करता है अभिनेता है वो समूह है, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो मुख्य कार्य करता है अभिनेता है, एक्टर है, वो कौन है, राष्ट्र है, राष्ट्र राज्य है, देश है। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान में रखना है। राजनीति का मुख्य कार्यकर्ता समूह है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य कार्यकर्ता राष्ट्र होता है, राष्ट्र राज्य होता है। ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। जब तक ये अंतर ध्यान नहीं रखेंगे तब तक आप राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नहीं समझ सकेंगे। तो इधर आइएगा, ये इसका अर्थ हो गया। अब राष्ट्रों के मध्य संबंधों तथा अंतर क्रियाओं की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहा जाता है। और राष्ट्रों के मध्य संबंधों तथा अंतर क्रियाओं की प्रक्रिया जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इसकी अभिव्यक्ति विदेश नीति में होती है। तो सभी देशों की अपनी विदेश नीति होती है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो अभिव्यक्ति होती है वो विदेश नीति में होती है बेटा। ठीक है, इधर आइएगा। अब जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, इस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्राथमिक अभिनेता कौन होगा, राष्ट्र अथवा राष्ट्र राज्य। ठीक है, जबकि राजनीति का, क्योंकि आज हम राजनीति की बात करें तो राजनीति का प्राथमिक अभिनेता कौन होगा, समूह होगा, है ना, ये समूह होगा। आगे बढ़े, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो उद्देश्य है वो क्या है, राष्ट्रीय हित है, जबकि राजनीति का जो उद्देश्य क्या है, अपने हितों और मूल्यों की प्राप्ति करना है। इधर आइए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिस्थिति क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थिति संघर्ष है। क्यों, क्योंकि राष्ट्रों के बीच में अपने हितों और मूल्यों में टकराव होगा, राष्ट्रीय हित को लेकर के टकराव होगा, राष्ट्रीय हित को लेकर के टकराव होगा, मतभेद होगा। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रों के बीच में संघर्ष भी होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिस्थिति क्या होती है, संघर्ष की होती है। इधर आइएगा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का वास्तविक रूप में साधन क्या है, शक्ति है, क्योंकि शक्ति के माध्यम से ही अपने हितों और मूल्यों की प्राप्ति की जा सकती है। आगे बढ़े, साधन तथा साध्य, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का साधन तथा साध्य शक्ति है, अर्थात शक्ति साधन भी है और साध्य भी है। जब एक राष्ट्र राज्य अपने राष्ट्रीय हितों को रक्षित करने के लिए शक्ति का प्रयोग करता है तो ऐसी स्थिति में शक्ति साधन बन जाती है। और जब एक राष्ट्र राज्य लगातार अपने शक्ति में वृद्धि करता है, शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करता है, अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करता है, अस्त्र शस्त्रों को बढ़ाने का प्रयास करता है, तो ऐसी स्थिति में जो शक्ति होती है वो साध्य बन जाती है। अब इधर आइएगा, ये प्रक्रिया अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के मध्य संबंधों तथा अंतर क्रियाओं की प्रक्रिया है। अब ये प्रक्रिया भी दो रूपों में स्पष्ट होती है। नंबर एक, संघर्ष समाधान, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत लगातार ये प्रयास किया जाता है कि हितों और मूल्यों को लेकर के, राष्ट्रीय हितों को लेकर के राष्ट्र राज्यों में जो संघर्ष होता है, जो मतभेद होता है, जो विरोधाभास होता है, उसका समाधान किया जाए।
सभी राष्ट्र राज्य प्रयास करते हैं। और इसके बाद में दूसरा होता है इसकी प्रक्रिया शक्ति के लिए संघर्ष, अर्थात वास्तविक रूप में सभी राष्ट्र राज्य अपने राष्ट्रीय हितों को रक्षित करने के लिए अपनी शक्ति को लगातार बढ़ाते रहते हैं, और जब लगातार शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो ऐसी स्थिति में शक्ति प्राप्ति के लिए या शक्ति के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति है, और जो मैंने ये समझाया है ये राजनीति की प्रकृति है। ये डिफरेंस आप समझेंगे। ये 7 बिंदु मैंने बताए, इन 7 बिंदुओं को आप यहां पर भी लागू कर सकते हैं। अगर जैसे आप ये कहेंगे कि भी राष्ट्रों के मध्य संबंधों तथा अंतर क्रियाओं की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहेंगे। और इधर थोड़ा सा अंतर कर देंगे, राष्ट्रों के स्थान पर समूह लिख देंगे, समूहों के मध्य संबंधों तथा अंतर क्रियाओं की प्रक्रिया को राजनीति कहा जाता है। क्यों? क्योंकि राजनीति का जो मुख्य कार्यकर्ता होता है वो समूह होता है, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो मुख्य कार्यकर्ता या अभिनेता होता है वो कौन होता है, राष्ट्र अथवा राष्ट्र राज्य होता है। जैसे कि मैंने यहाँ नोट भी किया है कि राजनीति के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो मुख्य अभिनेता या कार्यकर्ता होता है वो समूह होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो मुख्य कार्यकर्ता होता है या अभिनेता होता है या एक्टर होता है वो राष्ट्र होता है, राष्ट्र राज्य होता है। इसलिए समूहों के बीच में जो संबंधों तथा अंतर क्रियाओं की प्रक्रिया होती है उसको राजनीति कहा जाता है, और राष्ट्र राज्यों के बीच में संबंधों तथा अंतर क्रियाओं की जो प्रक्रिया होती है उसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहा जाता है। तो आज आपको केवल ये समझना है कि राजनीति किसे कहा जाता है। तो मुझे पूरा विश्वास है आप राजनीति के अर्थ को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। उसके बाद में मैंने राजनीति की विशेषताएं भी बता दी है। अगर राजनीति की परिभाषाएं समझने में कहीं दिक्कत आती है तो आप राजनीति की विशेषताओं के आधार पर भी राजनीति के अर्थ को आसानी से समझ सकते हैं। और कल जो हमारा लेक्चर होगा वो इस बात को लेकर के होगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्या अर्थ है और विद्वान ने क्या परिभाषाएं दी है। ठीक है बेटा, तो मुझे पूरा विश्वास है आज आप राजनीति के अर्थ को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।